हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने एक्सरसाइज 3.5 हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बचे थे क्वेश्चन नंबर 4 के जो सारे पार्ट हैं, ये 5 पार्ट हैं। ये 5 के पाँचों पार्ट नहीं सॉल्व किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो ये पाँचों पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे सारे। और सब यहाँ पर जो है वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं। बाकी यहाँ जो 3 पार्ट हैं इससे पहले की वीडियो में हमने सॉल्व किया, तो अगर आपको पहले के 3 पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डालते हैं फिर। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखिए। जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं, सबसे बड़ी जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगर सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी तो आप इक्वेशंस नहीं बना पाओगे। 2 से 3 बार आप उस सवाल को पहले पढ़ो, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चंस क्या चीज़ कह रहा है। अगर क्वेश्चंस जो कह रहा हो वो समझ पा रहे हो आप वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप जो है इक्वेशंस जो है फॉर्म कर, क्योंकि इसमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद आपको जो है सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड मतलब कोई भी मेथड। अब 3 मेथड तो हम सीख चुके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कोई भी मेथड आप लगा दो। ठीक, इक्वेशंस बनाने के बाद पहले इक्वेशंस तो बनाएं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as the hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as the hostel charges. Find the fixed charges and the cost of the food per day. क्वेश्चन वही मैंने बताया कि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं कैसे, क्वेश्चन क्या बता रहा पहले समझते हैं। स्टूडेंट ए की क्या बातचीत है कि गई यहाँ। स्टूडेंट ए जो है टेक्स फूड फॉर 20 days एंड सी हैज़ टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। तो फूड कितने दिन के लिए? 20 days के लिए। ठीक, और चार्ज जो इसने पे किया है वो 1000 रुपीज़ पे किया है। ठीक, 1000 रुपीज़ स्टूडेंट ए। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट बी की, इसने 26 days तक फूड लिया है, 26 दिनों तक खाना लिया है, और इसने जो टोटल चार्ज पे किया है 1180, 1180 रुपया। ठीक, इतना ही है ना, 1180 रुपया। ठीक, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। अब देखिए ये कंडीशन दे रखी है वहाँ पर। अब आपको समझना है कि सवाल आखिर क्या कह रहा है। सवाल को जब आप 1-2 बार पढ़ोगे तब लैंग्वेज आप समझ पाओगे। देखिए एक हॉस्टल है, जैसे अब इस हॉस्टल में जो रहने का है वो एक फिक्स चार्ज है। जैसे आप इस हॉस्टल में रहते हैं तो एक फिक्स चार्ज है रहने का। ठीक है, फिक्स चार्ज है। इस हॉस्टल में रहने का एक फिक्स चार्ज है। ठीक, फिक्स चार्ज है। लेकिन अगर आप इस हॉस्टल में रहते हैं और फूड भी लेते हैं, रहने का फिक्स चार्ज है और फूड भी लेते हैं, तो उसका अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। सवाल ये बता रहे हैं कि एक हॉस्टल है, इस हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो यहाँ का एक फिक्स चार्ज है रहने का, ठीक है, और फूड जो लेते हैं आप उसका अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पर डे उसका कोई ना कोई चार्ज होगा, वो देना पड़ेगा। ठीक, अब स्टूडेंट ए जो है उसने
मंथली की बात कर रहे हैं, मंथली। तो एक महीने का कोई एक फिक्स चार्ज है इस हॉस्टल का, कुछ एक महीने का फिक्स चार्ज है, लेकिन पर डे जो फूड अगर आप इसमें रहते हैं और लेंगे पर डे फूड, उसका अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब स्टूडेंट ए जो है वो 20 दिन तक फूड लिया है यहाँ पर और रहा भी है, तो अगर मैं ये कह दूँ कि फिक्स चार्ज इस हॉस्टल में रहने का एक्स रुपीज़ मान लो, ये फिक्स चार्ज कितना मान लूँ, एक्स रुपीज़ मान लूँ, एक्स रुपीज़ मान लूँ कि फिक्स चार्ज है इस हॉस्टल में रहने का, और जो पर डे फूड कोई इस हॉस्टल में रहता है तो जो पर डे फूड लेता है उसका चार्ज हम मान लेते हैं वाई रुपीज़, तो ठीक है, वाई रुपीज़ फॉर पर डे फूड के लिए, ठीक है। तो फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज़ इस हॉस्टल में रहने का, मंथली की बात कर रहे हैं, एक महीने का, ठीक है। फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज़ इस हॉस्टल में रहने का, और अगर आप जो फूड अगर लेते हैं रहते हुए भी, ठीक है, तो यहाँ पर वाई रुपीज़ आपको देना पड़ेगा पर डे, ठीक। ये हमने माना है, ये सवाल में दिया नहीं, ये माना है। अब देखो कैसे, जैसे इसने 20 दिन स्टूडेंट ए ने 20 डेज तक फूड लिया, ठीक। तो 20 डेज तक अगर फूड लिया तो एक दिन का चार्ज कितना है फूड का, वाई रुपीज़। तो 20 डेज तक अगर उसने फूड लिया है तो 20 इंटू वाई रुपीज़ बन गया होगा, भाई इतना ही तो पैसा बन गया होगा। एक दिन का चार्ज खाने का है वाई रुपीज़, और 20 डेज तक इसने खाना लिया तो 20 इंटू वाई, ठीक है। तो ये खाने का पैसा बन गया। अच्छा, इसमें वो हॉस्टल में रह भी रहा था इस टाइम, ठीक है, ऐसा तो नहीं बाहर रह रहा था, हॉस्टल में रह रहा था, तो हॉस्टल में रहने का तो फिक्स चार्ज दोगे ही दोगे, वो एक्स था। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो ये कितना आता है, 1000 रुपया, 1000 रुपीज़। उसने टोटल 1000 रुपीज़ ही तो पे किया है ये 20 डेज का, ठीक है। तो उसमें 1000 रुपीज़ में खाने का भी चार्ज होगा और रहने का भी होगा, मंथली का फिक्स चार्ज, ठीक। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट नंबर 1 की। चलिए आइए बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 2 की, ठीक है। तो इसने भी हॉस्टल में रहा और इसका भी एक फिक्स चार्ज पड़ा होगा एक्स रुपीज़ फिक्स चार्ज रहने का, लेकिन इसने 26 दिन तक खाना लिया, 26 डेज तक इसने जो है खाना लिया, और एक दिन का वाई है तो 26 इंटू वाई प्लस, और इसने टोटल बिल कितना पे किया, 1180, ठीक, 1180 रुपये पे किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक। यहाँ से आप देखो ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या बताना है, कुछ क्वेश्चंस में बता रखा है, फाइंड द फिक्स चार्ज, अच्छा हॉस्टल का फिक्स चार्ज बताना है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी एक दिन का उस खाने का चार्ज कितना है, और जो फिक्स चार्ज है उस हॉस्टल में रहने का मंथली का वो बताना है। तो फिक्स चार्ज मंथली का एक्स माना था हमने, ये भी बताना है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी y की वैल्यू, यानी x और y की वैल्यू निकालनी। अच्छा, तो दो इक्वेशन बन गई हैं और x y की वैल्यू निकालना तो हमें आता है, कोई भी मेथड लगा, तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा। तो सबसे सरल मेथड हमें जो यहाँ पर दिख रहा है इन इक्वेशंस को देखने के बाद, वो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो दूसरी वाली इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं, x प्लस 26y इज इक्वल टू 110, ठीक। दूसरी वाली इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन इधर लिखते हैं, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब करेंगे क्या, दूसरी वाली इक्वेशन से पहली वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के, यानी दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन यहां पर आ जाएगा, भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो माइनस का x प्लस का x, ठीक। 26 में से 20 गया 6, और इधर कितना बचेगा 180, भाई 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 बचेगा। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया 180, 180/6, 6 3 जा, तो y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30। अगर y 30 आ गया है, y 30 आ गया है, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, जैसे इस इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो देखो x की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना 30 रखेंगे यहाँ, तो 20 और इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूना 6, 600 हो गया, और 1000 माइनस 600, 1000 माइनस 600 है,
तो x इक्वल्स टू 400, x इक्वल्स टू 400, y इक्वल्स टू 30। तो x क्या है? x है फिक्स चार्ज, मंथली का एक फिक्स चार्ज है। तो x फिक्स चार्ज है तो x कितना है? 400 आया। इसका मतलब इस हॉस्टल में रहने का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? 400। x की वैल्यू है 400, ठीक है। तो ये फिक्स चार्ज हो गया। और जो खाना, जो अगर कोई रहता है यहाँ पर और खाना भी खाता है, तो पर डे का जो चार्ज है खाने का वो कितना है? 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ जो है फूड का चार्ज है पर डे का। वाई हमने माना था क्या कि पर डे फूड का चार्ज वाई, तो इसलिए 30 रुपये वाई की वैल्यू निकल के आई है 30, वो 30 रुपये होगा पर डे खाने का चार्ज, और 400 क्या होगा? फिक्स चार्ज इस हॉस्टल में रहने का, ठीक है, जो कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है। तो ये होगा हमारे सवाल का आंसर, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे अब ये इक्वेशन बनाने ही सबसे बड़ा खेल था। इक्वेशन बनने के बाद ये सॉल्व करना, तो ये जितना हमने प्रोसेस किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला प्रोसेस आप देख सकते हो यहाँ से, ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, ये वाला, ये जितना भी प्रोसेस है, ये तो आप जानते ही, पहले से पता है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें तो बस वही है, एलिमिनेशन मेथड, अभी तक जो सीखते आ रहे थे स्टार्टिंग से वही चीज लगाई है। जो मेन क्वेश्चंस था बस यहीं तक था, ये इक्वेशंस बनानी थी। तो सवाल को समझ के इक्वेशंस बन गई, इक्वेशंस को सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से इक्वेशंस कई बार सॉल्व कर चुके हैं, सवाल की इक्वेशंस पढ़ के इक्वेशंस बनाना ही मेन चीज़ थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चंस लगाते हैं पार्ट 4 का। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ये सवाल तो बहुत सरल है। अच्छा, पहला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व हमने किया है यहाँ पर, ये सवाल भी बहुत सरल ही था, और इससे पहले भी हम वो सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप ठीक से ध्यान से देखें तो जो फिक्स चार्ज था, टैक्सी वाला एक क्वेश्चन हमने लगाया था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, जिसमें हमने टैक्सी का जो फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरह का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का आप क्वेश्चंस पढ़ना, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन हम लगाए थे, ये बिल्कुल उसी तरह का है जो अभी पहला क्वेश्चन हम यहाँ एक्सरसाइज 3.5 में लगाए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले वो क्वेश्चन जो हमने सिखाया है एक्सरसाइज 3.4 में, ठीक है, वो 3.3 में वो जाके सीखो, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा। जितने भी सवाल यहाँ कोई अलग से सवाल नहीं है कि पहले ही लगा सके हो, एक्सरसाइज में पहले से दे सके, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दिए, एक्स का वाई का वैल्यू चेंज कर दिए, फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज कर दिए, कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं है। फ्रैक्शन वाला भी सवाल हम लगा चुके हैं इससे पहले के एक्सरसाइज में फ्रैक्शन वाला भी सवाल है। तो ये मत समझिए कि कुछ अलग बातें या कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिल रहा, नहीं, बस थोड़ा सा सवाल को घुमा दिए, वैल्यू अलग चेंज कर दिए, बस वही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, फ्रैक्शन सबसे पहले क्या मानते थे कि लेट द फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, लेट द फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई। मान लीजिए कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई, हम मान लेते हैं कि x अपॉन वाई फ्रैक्शन है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो पूछा गया है कि अब फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन में ये जो चीज़ होती है, डिनोमिनेटर नीचे जो लिखी होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर जो लिखी होती है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। सवाल ये है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी x से 1 सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर से, ठीक है, तो अब फ्रैक्शन बिकम 1/3। तो वही तो हमने कहा, फ्रैक्शन 1/3 हो गया जब x से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में अगर हमने 8 ऐड कर दिया
डिनोमिनेटर में अगर हमने 8 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/4 बन गया। दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन, ठीक। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है आपको। बहुत सरल सवाल है, देखिए कैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, y को इधर से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 3x - 1 और y को 1 से करोगे तो y आ जाएगा। 3 × x - 3 = y। 3x माइनस का y माइनस का 3 = 0। चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 × x = इधर आएगा 1 से करोगे तो y + 8 ही आ जाएगा। तो 4x - y - 8 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। सॉल्व कर लेंगे अब, x और y की वैल्यू निकालेंगे और x y को ऐसे लिख देंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें बताइए, कौन सा मेथड लगाएं? तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कौन सा मेथड, यहाँ पर हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे दोनों इक्वेशन में। कैसे देखिए, एलिमिनेशन मेथड हम क्यों लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट यहाँ और y का कोएफिशिएंट यहाँ बराबर है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक। तो 3x - y - 3 - 0, 4x - y -8 = 0। अच्छा, इस बार आप देख रहे होंगे ये माइनस वाला बराबर के उस पार हम नहीं लेके गए, ऐसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से आप देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करते समय। अब क्यों आएगा ये चीज़ पहले से बता दिया है, ठीक है। तो -4x और प्लस का 3x, तो माइनस का x आ जाएगा यहाँ से, और प्लस का y माइनस का y, तो ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखो प्लस का 8 और माइनस का 3, तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा, ठीक है, प्लस का 5। अब 0 में से 0 जाएगा तो इक्वल 0 होगा। यानी आज आप यहाँ से ये लिख सकते हो, यहाँ से -x + 5 = 0। इसका मतलब x = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई है तो x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में रख दो या चाहे इस इक्वेशन में रख दो, दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 5 हम यहाँ रखते हैं, तो 4 - y - 8 = 0। 4 पंचे कितना आ गया, 20, -y - 8 = 0। 20 में से 8 गए 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ से देखो 12 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। इसको सॉल्व करना है बस, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, और x की वैल्यू 5। तो फ्रैक्शन क्या हमारा होगा, x/y। तो फ्रैक्शन हमारा होगा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो 5/12 फ्रैक्शन हमारा होगा। ये हमारा रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। चौथे का 2 का क्या है, फ्रैक्शन 5/12 बनेगी, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद सवाल, सारे के जितने भी सवाल हैं इक्वेशन बनाने के बाद सब एक जैसे ही होंगे। वैसे इक्वेशन बनाने के बाद तो हमें सवाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे मेथड से हम सीख चुके हैं, कोई ना कोई मेथड तो आपको आ ही गया होगा समझ में, तो आप कोई ना कोई मेथड लगा सकते हो। इक्वेशन बनाना ही केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए हम मूव करते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कठिन है, टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है क्वेश्चंस की, तब आपके लिए सवाल बिल्कुल सरल हो गया होगा, क्योंकि इक्वेशंस तो बनाने ही हैं। तो तीसरा पार्ट देखो,
दो कंडीशन यहाँ पर दे रखी हैं, उसी से दो इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। इन्होंने बताया है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, ठीक है। 40 मार्क्स स्कोर करता है टेस्ट में, कब? 40 मार्क्स यस जो है 40 मार्क्स स्कोर करता है टेस्ट में, कब? जब +3 मार्क्स है, +3 मार्क फॉर करेक्ट आंसर और -1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी यस 40 मार्क्स कब स्कोर करता है? तब स्कोर करता है जब एक सवाल अगर वो सही लगाए तो उसे +3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक सवाल गलत कर दे तो उसे -1 मार्क्स मिलेंगे। उस कंडीशन में यस जो है वो 40 मार्क्स स्कोर करता है। समझिए इस बात को, यस 40 मार्क्स कब स्कोर करता है? जब एक सवाल जब वो सही लगाए तो उसे +3 मार्क्स दिया जाए, और अगर वो एक सवाल अगर गलत लगाए तो उसे -1 मार्क्स दिया जाए। इस कंडीशन में यस ने 40 मार्क्स हासिल किए, ठीक है। अब यहां पर सवाल देखिए, अगला पार्ट क्या है, अगली कंडीशंस। हैड 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अच्छा, दूसरी कंडीशन में है कि यस 50 मार्क्स भी स्कोर करता है, तो हमने कहा ठीक है यस 50 मार्क्स भी स्कोर करता है, तो 50 मार्क्स भी स्कोर करता है, ठीक। लेकिन कब स्कोर करता है 50 मार्क्स? भाई 40 मार्क्स तब स्कोर करता है ना जब एक सवाल के लिए +3 मार्क्स मिल जाए, जब सही सवाल के लिए, जब उसने सही आंसर दिया हो, और अगर गलत आंसर दिया हो, इनकरेक्ट आंसर दिया हो, तो -1 मार्क्स मिले। उस कंडीशन में तो ये 40 मार्क्स स्कोर करता है। और 50 मार्क्स स्कोर कब करता है? जब इसको +4 मार्क्स दिए जाए फॉर करेक्ट आंसर और -2 मार्क्स दिए जाए फॉर इनकरेक्ट आंसर। उस कंडीशन में यस जो है 40 मार्क्स स्कोर करता। अब समझो इस बात को कि +3 मार्क्स 40 मार्क्स कब स्कोर करता है? 40 मार्क्स तब स्कोर करता है जब इसको एक सवाल सही करने के +3 मार्क्स दिए जाए, एक सवाल गलत करने के इसको -1 मार्क्स दिया जाए, ठीक है। अब माइनस मार्किंग तो आज के पेपर में होती है आजकल, तो वही चीज है, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन में जो है यस 40 मार्क्स स्कोर करता है, लेकिन यस 50 मार्क्स स्कोर करता अगर कंडीशन ये होती कि एक सवाल सही करने के लिए 4 मार्क्स दिए जाए, और अगर गलत करता है तो उसे -2 मार्क्स दिए जाए, तो यस 50 मार्क्स स्कोर करता। अभी यस 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है, ठीक। तो सवाल यह है, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे आप ये बताएं। टेस्ट में सवाल कितने थे, क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है। जो पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, ये कंडीशन एक ही पेपर की है, ये अलग अलग पेपर की कंडीशन नहीं है, ये एक ही पेपर की कंडीशन है। यस 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है जब +3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए जाए, इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क्स दिए जाए, तो यस जो है 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है। लेकिन यस 50 मार्क्स स्कोर करता अगर इफ 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो यस 50 मार्क्स स्कोर करता। किया नहीं, करता, ठीक। तो यहां से हमें एक बात यह समझ में आ रहा है कि चलो मान लेते हैं करेक्ट आंसर के लिए x मार्क्स दिए गए, जितने भी नंबर ऑफ सवाल जो है उन्होंने यस ने पूरा पेपर सॉल्व किया होगा, कुछ उसमें सवाल होंगे भाई। यहां पर हम समझते हैं, पहले सवाल की बेसिक चीजें हम समझ ले, फिर हम सवाल लगाएंगे, बहुत सरल हो जाएगा तब। ये उसके पास कुछ क्वेश्चंस पेपर रहा होगा ऐसे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से लिखेंगे होंगे, ठीक है।
इस तरह से कुछ क्वेश्चंस लिखे गए होंगे। अब मान ये लेते हैं हम कि इसने यस ने एक्स क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट सॉल्व किए। करेक्ट कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? एक्स। और इनकरेक्ट सॉल्व किए वाई। एक्स क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व बाई यस, यानी यस ने जो करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए वो एक्स किए, एक्स। वाई क्या है? इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए, गलत क्वेश्चंस किए, कितने? वाई। तो अगर सही क्वेश्चंस किए यस ने एक्स, तो इसको मिलेंगे मार्क्स 3 एक क्वेश्चंस के लिए। तो टोटल मार्क्स कितने मिलने चाहिए? 3 इंटू एक्स। पेपर में यही पेपर आपके सामने है, आप देखो ना कि अगर मैं, चलो यहाँ पे एग्जांपल एक छोटा सा लेके समझते हैं। मान लो कि 4 सवाल हैं पेपर में, 4 क्वेश्चन है, ठीक, ये 4 क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये आपसे कह दें, ये वाली कंडीशन कह दें, ये वाली कंडीशन, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया और एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया यस ने, कंडीशन ये है, तो बताओ उसे कितना मार्क्स मिलता? तो आप कहोगे 3 क्वेश्चंस करेक्ट किया, एक क्वेश्चंस के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 3 त्रिक्का हो गया 9 मार्क्स, और एक क्वेश्चंस कर दिया उसने गलत, तो उसके लिए मिलेगा -1 मार्क्स, तो 9 में से एक गए 8, इसका मतलब 8 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन होती तो, अगर ये कंडीशन होती तो ये कंडीशन होती तो एक क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स मिलते, यानी 3 क्वेश्चंस के लिए 12 मार्क्स मिलते, और गलत करने का 1 मार्क्स मिलता, क्या गलत करने के 2 मार्क्स मिलते, भाई एक गलत कर दिया ना, तो गलत कर दिया तो ये 10 मार्क्स मिले, तो इस कंडीशन में 10 मार्क्स मिलते, इस कंडीशन में 8 मार्क्स मिले। तभी तो ये कह रहे हैं, तभी तो देखो ना नंबर अपने आप बढ़ गए, 30 से 40 से 50 हो गए, यही कंडीशन है, यही कारण है उसका, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मार्क्स? हमने क्या किया कि जो 3 सवाल यस ने सही किए उसको हमने क्या किया, एक सवाल के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 त्रिक्का 9, और जो गलत किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने ये कहा कि मान लो जो क्वेश्चन पेपर जो था उसमें कुछ क्वेश्चंस यस ने सही किए होंगे, कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे, तो हमने कहा कि चलो भाई एक्स क्वेश्चंस यस ने सही किए, अगर सही किए तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे? अगर x नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं, तो टोटल मार्क्स इतने मिले होंगे, 3 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल गलत भी किए होंगे, कितने सवाल गलत किए? मान लेते हैं y सवाल उसने क्या है गलत कर दिए, y सवाल उसने गलत कर दिए, तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? -1 इंटू वाई। इन दोनों को क्या है ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये सही सवाल के मार्क्स हैं और ये गलत सवाल के मार्क्स हैं। सही सवाल जो उसने अटेम्प्ट किया उसके नंबर हैं, और गलत जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया उसके नंबर हैं, और फाइनल नंबर उसको 40 मिले हैं, फाइनल नंबर उसको इस कंडीशन में 40 मिले हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1 बना, इक्वेशन नंबर 1 बना। 3x ये 3 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, एक क्वेश्चन नंबर 1 बना। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरे कंडीशन में अगर यस ने x नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए थे, x नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए, तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? तो आप कहोगे 4 इंटू एक्स, क्योंकि सही करने के मार्क्स यहाँ 4 हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मान लो y क्वेश्चन उसने गलत किए, तो y क्वेश्चंस अगर उसने गलत किए तो एक क्वेश्चंस का -2 मिलता है, तो y नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत किए, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या है, सही क्वेश्चंस के मार्क्स, ये हैं गलत क्वेश्चन के मार्क्स, और फाइनल अगर हम मार्क्स देखें तो कितने मिले हैं? 50, ठीक। फाइनल मार्क्स जो से मिले हैं वो कितने मिले हैं? 50। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आ गए हैं, तो हम इसे रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2 है। ये 2 कॉमन लिए, इधर से 2 कॉमन लिए और ले जाके उधर डिवाइड कर दिए, तभी ये 25 हो गया है, ठीक। या फिर 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, जिसको समझ में आया। तो दोनों इक्वेशन आप देख सकते हो यहाँ से बढ़िया, दोनों इक्वेशन यहाँ से बन गई है, ठीक। अब इनको करना क्या? सॉल्व करना है।
कोई मेथड लगा दो, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दूसरी इक्वेशन इसके नीचे ला के रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 थी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, और इक्वेशन नंबर 2 थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या मिलता है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई, और 3 में से 2 गए 1x, और ये किसके बराबर आ गया, तो माइनस का, ये माइनस का नहीं आएगा, माइनस का नहीं आएगा, ये कितना आया है 25, 5 30 10 40 यानी 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई भाई। तो x की वैल्यू अगर 15 आ गई तो इस इक्वेशन में रख दो 15, तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, 15 दूना 30, माइनस वाई इक्वल्स टू 25, तो y की वैल्यू उधर जाएगी, y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 25, तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5। x और y की वैल्यू आ गई भाई, x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है ये, x की वैल्यू कितनी आई है 25 नहीं 15, x की वैल्यू 15 आई है, y की वैल्यू आई है 5, y की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला था, फाइंड द, सवाल में कितना क्या पूछा था कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो भैया x अगर यस ने 15 सवाल सही किए हैं और 5 सवाल गलत कर दिए हैं तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो 15 प्लस 5 20। भाई x प्लस वाई निकालना था, x प्लस वाई निकालना था, आपको बताने थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 15 प्लस 5 20, यानी 20 क्वेश्चंस पेपर में रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। काफ़ी टाइम इसलिए लगा, क्वेश्चंस को पहले समझाना था, मैं ये चीज़ समझनी थी कि क्या कैसे, बस यहीं पर टाइम लगना है, इस इन इक्वेशंस को बनाने में ही टाइम लगना है बस केवल। ठीक है, उसके बाद तो आपको हो गया कैंसिल। ठीक है, और हमें यहाँ पर अच्छे से समझना था इस सवाल को। ठीक, तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे अब हम। Places A and B are 100 kilometer apart on highway. One car start from A and another start from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? दोनों कार की स्पीड्स के बारे में पूछा है। What are the speeds of the two car? ठीक है, सबसे पहले तो हम बनाते हैं कंडीशन जो यहाँ पर दे रखे हैं, सिचुएशंस वो क्या है उन्हें पहले समझते हैं। ठीक, तो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है। ठीक, ये जो सवाल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर है। अब कंडीशन 1 में क्या है, क्या बताया है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी इन द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, द मीट इन 5 आवर। अब देखिए, मान लीजिए कि एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, तो देखिए ए से स्टार्ट करती है तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेगी, इधर ट्रेवल करती है, सेम डायरेक्शन है। एक कार बी से स्टार्ट करती है यहाँ से और इधर ट्रेवल करती है, डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन स्पीड की जो मतलब जो वेलोसिटी है, स्पीड है वो डिफरेंट है। स्पीड अगर डिफरेंट है यहाँ से, तो मान लेते हैं कि ये v मीटर पर सेकंड की स्पीड, v किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है कार, और ये कार मान लेते हैं हम u किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है ये कार। ठीक, ये v की स्पीड से जा रही है, ये u की स्पीड से जा रही है। ठीक, और ये कहते क्या है कि 5 घंटे के बाद ये कार मिलेंगी। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो दे मीट इन 5 आवर। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व करो
कि अगर ये भी कार इधर जा रही है, ये कार भी इधर जा रही है और 5 घंटे के बाद मिलते हैं, तो मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा आगे अगर हम इस चीज़ को बढ़ाएं, यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों कार मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिल जाती है 5 घंटे के बाद। 5 घंटे ऐसे ही यू स्पीड से जाती है, ये वी स्पीड से जाती है और ये 5 घंटे के बाद यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक, पहली कंडीशन ये जो रखी है सवाल में वो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो एक टुवर्ड्स ईच अदर जो है ट्रेवल करते हैं, तो यानी यहाँ से कार स्टार्ट हुई है और इधर गई है और बी पॉइंट से कार स्टार्ट हुई इधर से और ये इधर गई है टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये भी वी मान लो वी स्पीड से आएगी, वी किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, और इधर जो है ये यू की स्पीड से आ रही है। इसमें दिया ना वही चीज, दे मीट इन 1 आवर, यानी जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, वी और यू की स्पीड से जा रही हैं, तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं यहाँ जाके। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर ये कार ए है, यहाँ पर कार बी है और एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रेवल करती हैं, तो 1 घंटे का समय लगता है। इस कंडीशन में 5 आवर का समय लगता है, इस कंडीशन में 1 आवर का समय लगता है दोनों कार को मीट करने का, मीटिंग टाइम। ठीक, तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, दोनों कार की स्पीड्स बताइए। ठीक है, सवाल देखिए कैसा, बहुत सरल सवाल है, समझने वाला है बस केवल। अच्छा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो सब लोगों को पता होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लास 10th में हम आ गए हैं, फिजिक्स भी पढ़ चुके होंगे, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पता ही होगा। ठीक है, तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो क्लास 9th का है, 10th का तो है नहीं है, तो क्लास 9th का फॉर्मूला है, तो ये पता होगा हमें। अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब एक बात ऑब्जर्व करो, मान लेते हैं कि ये 5 घंटे के बाद मिलते हैं, इसका मतलब अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर ये आगे जाके 5 घंटे के बाद मिलते हैं, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो v होगी वो u से ज़्यादा होगी। अरे भाई, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है x मान लो, तो अगर आप जाके इससे मिल लोगे, आगे चल के मिलोगे कहीं जाके, तो इसका मतलब आपको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी, तभी तो इसको पकड़ पाओगे। इतनी डिस्टेंस, इतनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी कि ये जो गैप है x डिस्टेंस का है, x मीटर का, ये खत्म हो जाए, तभी तो मिलोगे। ठीक, तो ये स्पीड जो है ज़्यादा रही होगी। ये चीज़ हम ऐसे ही बता रहे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे कोई सवाल का लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है x डिस्टेंस चल के, x किलोमीटर चल के ये कार यहाँ पर मिल गई दोनों। ए कार, ए पर जो शुरू हुई थी कार v स्पीड से, और b पर जो स्टार्ट हुई थी u स्पीड से, वो यहाँ पर जाके मिलती हैं x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। हमें आप ये बताओ ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आप कहोगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और 5 घंटे के बाद मिलती है, याद रखना 5 घंटे ही कंसीडर करने हैं, तो आप कहोगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस कार के लिए बताओ, इस कार के लिए, तो इस कार के लिए कहोगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड कितनी है v है, टाइम कितना है 5, यानी डिस्टेंस कितना आ गया 5b। बहुत सरल है। ठीक, अच्छा, तो ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस इस वाली कार के लिए डिस्टेंस आ गया ये। इस वाली कार का डिस्टेंस बताओ, इस वाली कार का, तो आप कहोगे इस वाले कार का डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है u, टाइम कितना है, स्पीड है u, टाइम कितना है 5 आवर। भाई 5 घंटे तो ये भी चलेगी ना टोटल। अब जैसे स्टार्ट होंगे ए और बी पॉइंट से, तो 5 आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट, तो 5 घंटे के बाद मिलेंगे, तो 5 घंटे ये भी चली, 5 घंटे ये भी चली, तो 5 घंटे ये भी चलेगी, तो 5 और स्पीड u, तो डिस्टेंस आएगा 5u। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस आया है, ये वाला डिस्टेंस, ये कौन सा होगा पता है आपको, ये डिस्टेंस होगा टोटल यहाँ से जाके यहाँ पर अगर मिलेगी तो ये होगा 100 किलोमीटर और प्लस x किलोमीटर, यानी 100 प्लस x डिस्टेंस होगा, ये इतना चलेगी। जबकि इसका जो डिस्टेंस देखो, इसका दूसरे वाले कंडीशन में ये इसका जो डिस्टेंस होगा इस वाली कार का, वो सिर्फ x ही होगा, x ही होगा। तो अगर ये मान लेते हैं d1 और ये मान लेते हैं d2, ठीक है, इस कार का डिस्टेंस d2 मान लेते हैं, इस कार का डिस्टेंस d1 मान लेते हैं। हमें आप ये बताओ
कि हमें आप ये बताओ कि d1 माइनस d2 कितना होगा। d1 माइनस d2 कितना होगा, तो आप कहोगे d1 माइनस d2 100 होगा। भाई d1 क्या है, d1 है डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो ये कार चलती है। अगर ये कार चलती है d1 डिस्टेंस, तो ये कार अगर यहाँ पे मिलते हैं दोनों आके, तो ये कार चलेगी 100 किलोमीटर पहले ये, और उसके बाद x चलेगी। ठीक, ये कार ये देखो ना 100 और x चलेगी। d1 आप देखो 100 चलेगी और प्लस x चलेगी, तभी तो जाके मिलेगी। ठीक, अच्छा d2 को है, d2 कितना है, d2 तो इसका डिस्टेंस है, और ये सिर्फ और सिर्फ x चलेगा। 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक चलेगा, क्योंकि स्टार्ट ही बी पॉइंट पर हुई है, तो कितना चलेगा, x चलेगा। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया और देखो 100 प्लस x माइनस x, x कैंसिल हो गया तो 100 है। यानी जो 100 किलोमीटर d1 माइनस d2 है, लेकिन d1 d2 100 किलोमीटर हैं, ये तो हमने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में अगर हम लिखें, इस फॉर्म में कि d1 बराबर है 5b के, तो यार देखो 5b और d2 किसके बराबर है 5u के, तो 5u इज टू 100। तो 5 अगर कॉमन ले लें यहाँ से, तो v माइनस यू। अब 5 से अगर हम कैंसिल कर दें तो v माइनस यू 100 अपॉन 5, 5 2 जा 10, यानी v माइनस यू कितना आ गया 20 आ गया। v माइनस यू 20 आ गया। v क्या थी, इसकी स्पीड थी, u क्या थी, इस वाली कार की स्पीड थी जो b पर स्टार्ट हुई थी। यानी दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है 20। इसका मतलब इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी इससे। ये बात तो पक्का समझ में आ गई, ये स्पीड का डिफरेंस ही आया ना, ये सब करने के बाद फाइनली स्पीड का डिफरेंस भी आया। ठीक है, ये जो स्पीड का डिफरेंस ही आया ना निकल के 20 किलोमीटर पर आवर है, v माइनस यू, यानी ये बड़ी होगी, ये तो पहले मैंने बताया था, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 20 आएगा। इसका मतलब ये 20 यूनिट यानी 20 किलोमीटर पर आवर ये इससे ज़्यादा होगी। ये सवाल बता रहा है, ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है। ठीक, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 1 है अभी तक। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो ये 1 घंटे में मिलती है। यहाँ पर 1 घंटे में, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये है और टाइम कितना होगा 1 आवर। ठीक है, तो स्पीड v है, टाइम है 1 आवर। ठीक, ये कितना ट्रेवल करेगी, कहोगे स्पीड u है, टाइम है 1 आवर। ठीक, दोनों के डिस्टेंस को ये कुछ ट्रेवल करेगी, ये कुछ ट्रेवल करेगी। भाई ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये वाली कार इधर जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर मिल जाते हैं आके दोनों। ठीक, यहां पर आके मिल जाते हैं मान लेते हैं, तो ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब कितना ट्रेवल करेगी ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, बस स्पीड इंटू टाइम 1 आवर की बात चल रही है, तो 1 घंटे में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो v इंटू 1, 1 घंटे में ये भी कुछ ट्रेवल करेगी। ठीक है, u इंटू 1, लेकिन दोनों के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस तो 100 होगा, 100 किलोमीटर। अरे ये कुछ ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक आएगी और ये ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक आएगी, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो 100 ही है। दोनों के द्वारा ये डिस्टेंस है, इसके द्वारा ट्रेवल किया गया ये डिस्टेंस है, स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस है, और इसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस ये है u इंटू 1। दोनों के द्वारा ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 100 के बराबर, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ये दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब v प्लस यू कितना है, v प्लस यू कितना है 100। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ से बन गई। पहली इक्वेशन समझनी थी बस केवल, दूसरी इक्वेशन तो ऐसे ही डायरेक्ट बन जानी। ठीक, तो दूसरी इक्वेशन ये है, पहली इक्वेशन ये, देख लो कितनी सिंपल इक्वेशंस बन के तैयार नहीं है, डायरेक्ट सवाल ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और हमें ये पता लगाना होगा कि स्पीड, दोनों कार की जो स्पीड है ये पता करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं। आप कहोगे क्यों ऐड कर रहे हो आप, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो u का कोफिशिएंट, देखो सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आंसर आएगा और ऐड करोगे तो भी आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो v प्लस का है, v प्लस का है, v कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐड करोगे तो u माइनस का है, u प्लस का है, u कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं, चलिए v माइनस यू इजक्वल्स टू 20 और v प्लस यू इजक्वल्स टू 100।
ठीक है, इल्यूमिनेशन मेथड ऐड किया तो ये पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का 2v आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 120, तो 2 छंग 12। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर हावर। v की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर हावर। अगर v 60 आ गया है, v 60 आ गया है तो यहाँ पे v रखो, यहाँ पे v रखो। ठीक है, चलो यहाँ पे v रखते हैं। अच्छा, पहले दूसरी वाली इक्वेशन v रख दो, ज़्यादा सही है। ठीक है, 60 प्लस u इज इक्वल टू 100, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 60 यानी 40 किलोमीटर पर हावर। u की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर हावर, तो ये u है और ये v है, दोनों की स्पीड आ गई। v की स्पीड कितनी आ गई 460 किलोमीटर पर, यानी ये जो कार ए पॉइंट पर थी उसकी स्पीड कितनी थी, कितनी स्पीड से गई थी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट जाएगी, और u जो कार यहाँ बी पॉइंट पर स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। तब जाके अगर ये 60 से, देखो हमने कहा था ना कि 20 का डिफरेंस होगा, ये इक्वेशन ही बता रही थी 40 प्लस 20 60, तो 60 की स्पीड से जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 घंटे के बाद 5 आवर के बाद ये यहाँ पर मिलेंगी। हो सकता था अगर ये फिजिक्स का सवाल होता तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था कि ये कितनी, ये जो डिस्टेंस है ये बताओ, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके मिलेंगी, कार भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके मिलेगी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो तो फिजिक्स की बात है। मैथमेटिक्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैथ में नहीं पूछा जा सकता, मैथ में भी पूछा जा सकता है, तो उसका भी कुछ यही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कार स्पीड से, यानी दोनों कार एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रेवल करेंगी तो भी स्पीड इनका 60 किलोमीटर पर आवर ये इधर जाएगी और ये 40 किलोमीटर पर आवर इधर जाएगी, तो 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर आके मिल जाएंगी। कितने डिस्टेंस पर मिलेगी, इस तरह के सवाल आते हैं, पूछे जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस आ सकता है, ऐसा नहीं कि आप ये मत सोच के रखो कि क्वेश्चंस नहीं आ सकता, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड यहाँ पर आ गई है 60 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर, जो बी पॉइंट से कार स्टार्ट होती है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमने मैसेज इसलिए इतना टाइम लेके हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरिया की बात की जा रही है यहाँ, गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया increases by 67 square unit, find the dimensions of the rectangle। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ पर कंडीशंस बताएंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। 2 कंडीशंस दी गई हैं, 2 इक्वेशंस यहाँ पर बनेंगी, उसके बाद सॉल्व होगा सवाल। ये कोई रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। ये कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है मान लेते हैं वो x है, ब्रेथ y मान लेते हैं। इस रेक्टेंगल का लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया कितना होगा? तो रेक्टेंगल का एरिया पता है कि लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी x इंटू वाई। ठीक, ये कंडीशन है, ये सिंपल चीज है, हमें पता है। ठीक, अब देखो कंडीशंस क्या है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाता है बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ क्या, इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस किया गया है और ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया गया। अगर कंडीशन नंबर 1 क्या है कि लेंथ को अगर हम 5 यूनिट से बढ़ा दें, इसका मतलब लेंथ x थी,
x प्लस 5 कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट से घटा दें। यही तो है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अच्छा, लेंथ जो है 5 यूनिट से रिड्यूस यानी कम कर दी गई है। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया जाए, यानी y को ब्रेथ है ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया जाए, तो जो रेक्टेंगल के एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है 9 यूनिट से। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या हो जाएगा फिर, अगर लेंथ को 5 यूनिट से घटाओगे और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ाओगे तो एरिया क्या होगा, तो एरिया कहोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ गया। लेकिन एरिया बताए हैं 9 यूनिट से कम का हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है 9 यूनिट से। तो पहले एरिया कितना था, x इंटू वाई, अब एरिया 9 यूनिट से रिड्यूस कर गया तो 9 माइनस कर दिया हमने, ठीक, 9 माइनस कर दिया हमने, एरिया रिड्यूस कर गया। ये कंडीशन नंबर 1 है, ठीक, एरिया रिड्यूस कर दिया 9 यूनिट से। इसमें बताया ना, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया, ये हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, y इसकी ब्रेथ है, एरिया x इंटू y है, और ये कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने बात लिखी है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ निकल के आएगा यहाँ से, देखो तो x इंटू वाई, x इंटू 3x, 5 माइनस 5y, और ये आ जाएगा 5 3 15, इधर आएगा x y माइनस 9, ठीक है। तो अब देखो x y से x y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3x माइनस 5y, और इधर 15 है, उधर जाएगा ये, चलो इधर ही ले आते हैं उसको 9 को, तो 15 और 9, 15 10 25, 15 10 25 हो जाएगा, तो 15 9 24 टू 0, ठीक। 3x माइनस 5y, ये इक्वेशन x इंटू वाई, 3 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 5y और 5 3 15, माइनस का 15 आएगा, ठीक है, गलत हो गया यहाँ से, ये माइनस का 15 होगा, अगर माइनस का 15 होगा तो 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। इक्वेशन सही बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर इक्वेशन ही सही नहीं बनेगी तो सवाल आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो माइनस का 15 अगर यहाँ होगा तो माइनस का 9 तो पहले से यहाँ था, तो 9 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2 क्या है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। कंडीशन 2 में क्या बताया, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट। अब करें लेंथ को 3 यूनिट से अगर हम बढ़ाते हैं, तो लेंथ x थी, 3 यूनिट से बढ़ाते हैं, 3 यूनिट से हमने बढ़ाया, ठीक। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाते हैं, ब्रेथ y थी 2 यूनिट से बढ़ाया था, ये हो गया। तो उस केस में एरिया, उस केस में बता रहे हैं कि द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। उस केस में जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। तो एरिया हो जाएगा इस केस में x प्लस 3 टाइम्स y प्लस 2, तो एरिया उसमें एक्स वाई था ही पहले, और वो 67 से इंक्रीज कर जाएगा। यानी ये कंडीशन नंबर क्या है, ये दूसरी कंडीशन है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस देखिए 2 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, एक्स वाई प्लस 67। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं एक्स वाई और एक्स वाई, 2x प्लस 3y, ये 6 है और ये कितना है, तो ये 67 अगर इधर आएगा तो 6 प्लस का है माइनस का 67, तो माइनस का 61 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। ये क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब इनमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, थ्री एक्स माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू के उस पार ये 6 लेके गए हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 करके। ऐसे ही यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61, इक्वेशन नंबर 2। 61 उस पार लेके गए, माइनस करता तो प्लस हो गया, ठीक, बराबर इक्वल टू के उस पार, ठीक।
अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आएगी जो हो जाएगी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वाई की वैल्यू जो होगी वो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगी। और हमसे फाइनली पूछा क्या है, हमसे फाइनली पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ है, ब्रेथ है, तो पूछा है एक्स वाई की वैल्यू ही तो पूछे। तो यहाँ से करते क्या है कि डायरेक्टली तो हम यहाँ नहीं सॉल्व कर सकते, कोई भी मेथड डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो भी लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम यहाँ करते हैं कि किसी x के, अब देखो अब यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब ये कंडीशन अगर आती है आपके पास तो करना क्या है कि x के या तो कोफिशिएंट को बराबर करो या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करो एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। हम क्या करते हैं, हम y का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। अच्छा y का यहाँ पर कोफिशिएंट -5 है, यहाँ पर कोफिशिएंट +3 है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 x, 3 5 15 y और 3 6 18। भाई इधर भी मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं सिर्फ इधर ही मल्टीप्लाई करना है, इधर भी ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 3 से। ठीक है, तो 6 3 जा 18। ठीक, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10 x, 5 3 15 y इज गोस टू 5 का 30। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 2 कैसी हो गई, ये वाली 2 इक्वेशन है, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसी ऐसे हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आपको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, इसलिए ऐड करना होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो फिर साइन सेम हो जाएंगे। ऐड करना होगा ताकि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाए, 15y 15y। ठीक, तो ऐड कर दो, आप सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो। अगर दोनों को आप ऐड कर देते हो यहाँ से तो देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तब ऐड करने में कोई साइन थोड़े ना चेंज होता है। तो 10 + 9 कितना हो गया, 19। और ये 15 प्लस का है और ये 15 माइनस का है, कैंसिल हो गया। और ये 18 और 305 कितना हो गया, तो 8 5 13। ठीक है, 8 5 13, 2 और 3। ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी, 323 डिवाइडेड बाई 19। 323 डिवाइडेड बाई 19, 18 5 23 होता है ना, 5 यहाँ पे पहले से 300, 18 5 23। ठीक है, 323 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू, अभी इसको डिवाइड करो, देखो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 9 3 27, 9 चौक 36, 9 7 7 टाइम्स से जाएगा क्या, नहीं 7 टाइम्स नहीं जाएगा। तो 19 को इससे डिवाइड करते हैं, 19 को एक बार 3 2 3, 19 बन जाए 19, कितना आ गए, 12 में से 9 3 12। तो 19 बन जाए 19 और 32 माइनस 19 कितना होगा, तो कॉमन लिया यहाँ से, 12 में से 9 के 3, 2 में से 1 के 1। ठीक है, 133 तो 7 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स कम हो जाएगा, 7 में 63, 7 के 7 6 13। ठीक है, तो 0 आएगा। तो 17 आएगा, यानी जब डिवाइड करोगे आप इसे 323 को, यानी 323 को 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा ये। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 17 आएगी। x की वैल्यू अगर 17 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू के लिए हम यहाँ 17 उठा के इस इक्वेशन में कहीं नहीं रखेंगे, इन वाली इक्वेशन में रखेंगे ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है, सेवनटीन कहाँ, कौन सी इक्वेशन रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे 17। x की वैल्यू 17 हमें रखना है, तो इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं।
2x x की वैल्यू हमें 17 रखनी थी, तो x की जगह 17 रख देते हैं डायरेक्ट, और फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, तो 17 दूना 34, 3y इक्वल टू 61 माइनस 34, 34, 17 दूना 34 होगा तो 34 माइनस कर दिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, y की वैल्यू आएगी, इधर माइनस करो तो 11 में से जाएगा 7 4 11, और 5 माइनस 3 2, 3 9 27, तो y की वैल्यू आएगी 9, 3 9 27 3 9 27, ठीक है, तो y कितना आ गया, y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक, x कितना आ गया 17, y कितना आ गया 9, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था फाइनल, कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो बस यही डायमेंशन था, रेक्टेंगल के डायमेंशन आ तो गए 17 और x की वैल्यू 17 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ से ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 3.5 जो है यहाँ से कंप्लीट होती है। अब हमें एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। और आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में 1-2 बार देखेगा वीडियो तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।